आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एसएससी मोमेंटम विथ रोहन तिवारी पे। आज मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं सोच रहा हूं कि मतलब कुछ आपसे मैं अपनी स्ट्रेटजी और हाउ मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया था इन सब के बारे में आज से मतलब मैं रियली एकदम हर्ट टू हर्ट बात करूं। तो गाइज मैं पहले अपने बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैंने नियरली 2020 में पहली बार सीजीएल देने का सोचा था। इसके पहले मैं एयरफोर्स XY ग्रुप में भी रिटर्न निकल रहा था, लेकिन मेरा जीडी में मैं आउट हो जाता था। तो मैंने सोचा कि अब सीजीएल दिया जाए। तो लेकिन आप लोग को जैसे पता ही है कि हम लोग रूरल एरिया, एक गांव एरिया से हैं, तो यहाँ लोग बोलते थे अरे सीजीएल, मतलब इतना हमारे माइंड पे लोग बना दिए थे कि मतलब सीजीएल के बारे में जब हम सोचते थे तो हमें लगता था कि हमको यूपीएससी का एग्जाम, मतलब इतना वो एग्जैगरेट करके कोई चीज बता रहे थे। वो आज हमको पता चलता है कि ये सब माइंडसेट का गेम है। इतना हमको मतलब जो गांव में इधर आता था सब बोलता था यार सीजीएल कर पाओगे, वो तो यूपीएससी लेवल का एग्जाम है। तो गाइस वहां से मैंने मतलब बिना सीरियस होके 2020 में आई थिंक मैंने पहला अटेम्प्ट सीजीएल का दिया था, जिसमें मेरे आई थिंक 80 या 85 नंबर बने होंगे। मुझको इतना याद नहीं है। तो फिर मैंने दूसरी बार सोचा कि हाँ यार इतना तो कठिन हार्ड लेवल नहीं आया था जितना गांव वाले लोग बताते हैं। तो मैंने फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मतलब मेरा प्री भी नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे मेरा जर्नी, तो फिर अभी हाल ही में मैंने जो दिया था तो उसमें मेरा 306 नंबर है। अब उसमें नहीं हुआ, आगे किया जाएगा जो। तो गाइड इसके पहले मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंस की एक वैकेंसी आई थी, उसका फाइनल में इंटरव्यू तक गया था। मैं बनारस जोन से भरा था, मैंने सोचा उसमें हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। उन्होंने ना मार्क्स बताया ना कुछ डिस्क्लोज ही नहीं किया। फिर मेरा ईपीएफओ एग्जाम भी मैं क्वालिफाइड था, लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड कम होने के कारण मैं टाइपिंग में भाग ही नहीं लिया हमने। और गाइज मेरा इस साल के फेज 12 में रॉ स्कोर 173.5 स्कोर है, जिसमें मैं 4 जोन से टोटल क्वालिफाई हुआ हूं। तो मैं डीबी वगैरह करा के आया हूँ, देखते हैं उसमें क्या होगा आगे। और यूपीपी मतलब यूपी पुलिस का भी मैंने एग्जाम क्लियर किया है, जिसमें मैं हाइट से आउट हो गया था। और दोस्तों मैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन मेरी टाइपिंग स्पीड उसमें अच्छी नहीं थी, तो मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो फाइनली जो मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस के थ्रू 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में दिल्ली में हुआ है। तो गाइज अब मेरे बारे में ऑल ओवर यही है। तो मैं आपको कुछ अपने जीवन की जो गलतियों से मैं आपको मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया और कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा। पहले मैं एमटीएस को कोई अहमियत ही नहीं देता था, लेकिन बाद में लगा कि सीजीएल सीएसएल ये सब हाथ से निकल जाएगा तो क्या करेंगे। तो मैंने एकदम सीरियस अटेम्प्ट होकर दूसरे बार में मेरा एमटीएस निकला है। पहली बार में मेरा मतलब माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा हो गया था, नहीं तो पहली बार हो गया था 2022 में। तो 2023 में वैकेंसी कम थी, तो हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था एग्जाम में, फॉर्म फिलअप करने के बाद भी। तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे सेकंड प्रेफरेंस मेरा दिल्ली, मतलब पहले यूपी था, सेकंड दिल्ली था, तो हमको सेकंड प्रेफरेंस हमको मिल गई है और मेरा यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है। तो गाइज मैं आपको जीके के बारे में बताना चाहूंगा कि एमटीएस में मतलब आज के डेट में एसएससी में किसी में भी जॉब लेना अगर इजी है तो वो एमटीएस ही है भाई। तुम सबसे सुनोगे कि लोग बोलते हैं एमटीएस में सीजीएल से ज्यादा वो है ये है, लेकिन यार तुम खुद अपना दिमाग लगाओ कि एमटीएस में तुमको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, केवल ये इंग्लिश और जीके। और सीजीएल तुमको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कठिन तो नहीं हुआ। इसमें एक ही एग्जाम है तो लोग बोलते हैं कि ज्यादा कठिन, लेकिन मुझको जो लगता है कि एक बैकअप के लिए आज की डेट में एसएससी का कोई एग्जाम निकालने लायक है तो एमटीएस मतलब इजी है काफी। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ जीके मैंने मतलब जब आपको तो पता ही है मैं 2020-21 से ही स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा तैयारी। तो मैं एग्जामपुर से तैयार किया था, सोनल मैग करके कुछ नाम था उनका। फिर मैंने जीके में कंप्लीटली एमटीएस के लिए नवीन शर्मा सर जो आरडब्ल्यू वाले हैं, मैंने उनको ही फॉलो किया है। मैंने उनका नायक सीरीज, मैंने उनका 3 बजे वाला प्रैक्टिस सीरीज कभी मिस ही नहीं किया है, उसका नोट्स बनाया, फिर उसका मैंने पीडीएफ का बार बार रिवीजन किया है दोस्त। तो हमें लगता है कि हिंदी बेल्ट वालों के लिए परमार सर का भी मैंने कई बार पढ़ा है कुछ कुछ, लेकिन मतलब हमको उतना वो लगा नहीं। अब तो हमने बेस्ट मतलब हिंदी मीडियम से हैं हम लोग तो, और रूरल एरिया से हैं, तो हमें नवीन शर्मा सर का कंप्लीटली अच्छा लगा। और दूसरी चीज
आप सेक्शनल टेस्ट को बहुत अहमियत दीजिए, खासकर टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक इज ए कंप्लीट पैकेज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। उसमें पूरा एक कंप्लीट बुक है यार टेक्स्ट बुक में। आप सर्च करो कि एसएससी मतलब जीके, तो 3-4 तो पूरा पैकेज खोल के आएगा। लूसेंट का अलग दिया है उसमें, आप उसको ढूंढिए जाके टेक्स्ट बुक ऊपर सर्च बार में जीके केवल डालिए, आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उसका सॉल्यूशन जो है उस पर ज्यादा केयर करिए, उसको मतलब याद करिए, लर्न करिए। और हम तो मानते हैं कि एमटीएस के लिए मतलब जो हमें लगता है नवीन शर्मा इज द बेस्ट इन इंडिया, मतलब भारत में मैं मानता हूँ, जो मतलब मुझको लगा। क्योंकि मेरे गाइस मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो मेरे 21 एकदम एग्जैक्ट सही है। उसके पहले वाले में भी मेरे 20 सही थे, और मैं 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया कि माइनस मार्किंग ना हो, अगर वो मैं अटेम्प्ट करता तो वो भी मेरे सही हो जाते, तो मेरे 23 एकदम जीके में सही हो जाते हैं, अगर मैंने माइनस मार्किंग के कारण उसको अटेम्प्ट नहीं किया। तो गाइज अब मैं खुद एग्जांपल हूं आपके सामने कि नवीन शर्मा सर इज द बेस्ट फॉर एमटीएस जीके। मैं अभी उनको सीजीएल के लिए उनसे मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एमटीएस के लिए मैंने रेगुलर उनको फॉलो किया, मुझको फायदा मिला है, डायरेक्टली उनके क्लास से क्वेश्चन आया है। तो ये हो गया जीके के लिए मोटा मोटी, मैं आपको फिर इसके आगे गाइड करूंगा। और इंग्लिश के लिए मैंने कंप्लीटली रानी मैम को ही फॉलो किया है। उनका मतलब मैराथन जो है वो बहुत हेल्प किया हमको इंग्लिश के लिए खासकर। हालांकि इंग्लिश में मेरा स्कोर एमटीएस में कम ही बन पाया, इंग्लिश में मेरा स्कोर 21 ही उसमें भी सही था। मेरे दोनों सेक्शन में मिला के एक जीके में 21, इंग्लिश में 21, और मैंने 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। 42 क्वेश्चन, 46 की 45 समथिंग ऐसे, तो 42 क्वेश्चन मेरे सही हैं। तो मेरा रॉ स्कोर 122 बन रहा था, जो नॉर्मलाइज होकर 127.5 बन रहा है। तो गाइज इंग्लिश के लिए आप मतलब विजिट, मतलब आप इधर उधर जो रानी मैम, अमन सर, मतलब सभी लोग बेस्ट है अपने सेक्टर में इंग्लिश के लिए। तरुण गुरोवर सर, जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर। लेकिन आप एक टीचर का कंटेंट इतनी बार रिवाइज करिए कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अलग चैनल पे जाने के लिए। आप अगर रानी मैम का यूट्यूब से मैं लिख के दे रहा हूँ, फॉलो करिए। A to Z वोकैब है, ईडीएम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उन्होंने एकदम सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया, उसको करिए। फिर इंग्लिश में तो एकदम मस्ट है कि आपको सेक्शनल टेस्ट देना ही देना है, बहुत उसका इंप्रूवमेंट मिलेगा भाई। तो और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ सबके अलावा, जो मैंने सीखा था कि मैंने 2022 में भी एक बार सोचा था बहुत मन से कि, लेकिन नहीं हुआ। तो वहां मुझको सबसे बड़ी कमी हमको ये पता चला कि हम प्रीवियस ईयर जब मॉक टेस्ट लगाते थे टेक्स्ट बुक में एमटीएस का, तो उसमें मेरा स्कोर 120, 125, 130 तक भी आ जाता था। क्योंकि प्रीवियस ईयर हम लोग कहीं ना कहीं देखे रहते हैं, कहीं ना कहीं सुने रहते हैं, तो उसमें स्कोर आना वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, मतलब आ ही जाता है। तो गाइस आप कोशिश करिए कि जो टेक्स्ट बुक का है, जब आप कंप्लीट एक तैयारी करिए, आपको ये लगे कि मतलब जिस दिन आपका टेक्स्ट बुक पे जो न्यू मॉक टेस्ट वो लोग बनाते हैं, खासकर एमटीएस या सीजीएल किसी के लिए, मैं एमटीएस की अभी बात कर रहा हूं, तो एमटीएस के लिए टेक्स्ट बुक वाले अपना न्यू मॉक टेस्ट बनाते हैं, आप उसमें जिस दिन 115, 118 के ऊपर आप जिस दिन स्कोर लाने लगे एक एवरेज में लगातार, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो आपको गाइस प्रीवियस ईयर तो इंपॉर्टेंट है, बेस तो वही है, लेकिन मैंने इस बार ये स्ट्रेटजी बनाया था कि यार प्रीवियस ईयर में तो उस बार भी मेरा अच्छा नंबर आता था, इस बार मैं कोशिश करूंगा न्यू मॉक में भी अच्छा नंबर आए, क्योंकि तभी 100% मैं बोल सकता हूं मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस मेरी ओर से यही सजेशन है कि आप इतना पढ़ दीजिए कि कोई ऑप्शन ही ना बचे कि कोई बोलता है यार वो तो न्यू मॉक में मेरे 80 नंबर 90 नंबर बन रहे हैं। इतना पढ़िए कि न्यू मॉक्स में भी एटलीस्ट 110 के ऊपर आपका स्कोर रहना ही चाहिए। मतलब ये मतलब इससे श्योर हो जाएगा कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी गाइज नॉर्मलाइजेशन का तो आपको पता ही, एसएससी फील्ड में मैं तो काफी दिन से हूँ इस लाइन में। तो अभी आप ये सोचिए कि 103 नंबर एक लोग था, 103 नंबर एक लोग का था, वो उसका नॉर्मलाइज होकर मेरे बराबर हो गया। मेरा रॉ मार्क्स 122 नंबर था, मेरा भी उसके बराबर हुआ है। तो गाइज कभी रॉ मार्क्स से आप किसी को जज मत करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 32, 32, 35 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं, किसी किसी का 30 नंबर, 25 नंबर, 20 नंबर भी बढ़ते हैं। तो गाइज थैंक यू। और गाइज प्लीज मतलब मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। मैंने चैनल तो अपना बहुत पहले ही मतलब खोल लिया था, और सॉरी गाइज आज मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि मैं बार बार वीडियोस बनाता नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब
मैंने अपना चैनल जब बनाया था लगभग 6-7 साल पहले, तो मैंने सोचा था कि इसको कैरियर के रूप में ही ऑप्ट करेंगे यूट्यूब को। लेकिन बाद में लगा कि इसमें बहुत ये है, मतलब कोई सियोरिटी नहीं है क्या होगा, ये सब सब्सक्राइबर वगैरह ये सब हमको समझ में आता नहीं ज़्यादा। लेकिन अब सिलेक्शन हो गया तो हम सोच रहे हैं कि एटलीस्ट जो मेरी तरह रूरल एरिया गाँव से हैं, जो किसान घर से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वो मतलब एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा पाए। मेरा मतलब इस चैनल से यही एक उद्देश्य है कि आप लोग को जो मैं बताऊं वो एकदम ऑथेंटिक एंड रियल एंड ग्राउंडिंग से मतलब जुड़ा रहे, वो एकदम रियल रियल फैक्ट हो एकदम, ये नहीं कि किसी का प्रमोशन किसी का ये। तो थैंक यू गाइस, और प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है।